नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आरक्षण और सामान्य वर्ग और इस तरह के उस पर एक सीरीज़ चला रहे हैं। तो हमने पहले इस पर 2 मुद्दों पे चर्चा की थी, एक एससी-एसटी एक्ट और एक जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण था। आज हम इस कड़ी में चर्चा करेंगे सामान्य वर्ग आयोग की। आजकल सामान्य वर्ग आयोग जैसे पिछड़ा वर्ग आयोग है, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग आयोग है, ऐसे ही सामान्य वर्ग आयोग की मांग भी काफ़ी उठ रही है। तो इस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ यूएस राणा जी हैं, जो पिछले काफ़ी सालों से निरंतर आरक्षण विरोधी और सामान्य वर्ग के पक्ष में गतिविधियों में लिप्त हैं। तो राणा जी ये बताइए कि सामान्य वर्ग आयोग की जो मांग उठ रही है, वैसे तो काफ़ी सालों से उठ रही है, सवर्ण आयोग के नाम से भी ये मांग उठी थी। तो वो क्यों उठ रही है और क्या मांग है? क्यों आवश्यक है? धन्यवाद सचिन जी, आपने इस मुद्दे को अपने माध्यम से उठाया। सामान्य वर्ग आयोग के बारे में मैं आपको बताऊं, आज़ादी के बाद ही एक जातिगत पैरामीटर ऐसे फिट कर दिए गए इस देश में कि एक वर्ग विशेष की अनदेखी होने लगी। कुछ वर्ग विशेष जो जिन्हें पिछड़ा या दलित आदि कहा जाता है, उनके उत्थान के नाम पर दूसरे वर्ग जो कि एक सामान्य वर्ग कहा जाता है, उसके पतन की कहानी शुरू कर दी। आज देश को आज़ाद हुए इतने वर्ष हो गए, लेकिन एक वर्ग विशेष को ऐसा अनदेखी की जा रही है कि उसके लिए ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है इस देश में जहाँ पर इस वर्ग का एक पीड़ित व्यक्ति अपनी बात रख सके। लड़ाई सारी इसी विषय की है। इस देश में तो अल्पसंख्यक आयोग है। इस वर्ग में कौन-कौन सी जातियाँ या समाज आ हाँ, रही मैं हैं? बताता हूँ। मैं बताता हूँ कि आयोग अल्पसंख्यक आयोग है, ओबीसी आयोग है, एससी-एसटी आयोग है। लेकिन जो एक वर्ग छूट गया, अगर आप हिंदू समाज की बात करें, तो एक 3 या 4 जातियों का एक वर्ग, जिसे ये सवर्ण वर्ग से भी आजकल बहुत ज़्यादा सवर्ण वर्ग, हमने जब से अपनी मांगें उठाना शुरू किया है, तब से ये शब्द ज़्यादा ही प्रचलित होने लग गया। अब कभी पहले पत्रकार और मीडिया वाले भी सवर्ण शब्द को प्रयोग नहीं करते थे, अखबारों में भी नहीं आता था, लेकिन अब आजकल सवर्ण शब्द अच्छा प्रयोग हो रहा है। कारण कि हम लोगों ने इस वर्ग विशेष की आवाज़ को उठाना बुलंद करना शुरू किया। उसका विशेष कारण ये है कि हमारे वर्ग के बच्चे पीड़ित या फिर अभ्यर्थी या फिर इन्हें किसी भी प्रकार से कोई भी अपनी बात रखनी होती है, तो वो कहाँ जा कर के रखें, जब अन्य सभी वर्गों के आयोग हैं, उन्हें सरकार सुविधा मुहैया कराती है, तो इस वर्ग विशेष को क्यों वंचित किया जा रहा है? इस वर्ग ने ऐसा क्या बिगाड़ा है? असल में एक धारणा बनी आ रही है बड़ी पुरानी, कि ये वर्ग जो है राजा महाराजाओं से संबंध रखता है, शेख साहूकारों से संबंध रखता है, चालाक लोगों से संबंध रखता है। तो ये लोग जो है निश्चित रूप से आर्थिक रूप से भी सशक्त होंगे ही होंगे। यहाँ तक कि दूसरा इसका पहलू ये भी है कि इन्हें अत्याचारी और न जाने क्या क्या फिल्मों में, उपन्यासकारों में, उपन्यासों में और कहानियों में ऐसा एक सामाजिक एक मतलब परिदृश्य बिठा दिया है इस देश में कि ये हैं, इस जाति के हैं तो ऐसा करते होंगे। जैसे ठाकुर है तो अत्याचारी होगा ही होगा, बढ़िया है तो फिर वो जो है बेईमान होगा ही होगा। तो इस तरह का परिदृश्य जब फैलता गया, तो इसी हिसाब से जातिगत तुष्टिकरण के हिसाब से आयोग, सुविधाएं, ये सब बनती गई। ठीक है, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या इस वर्ग विशेष के बच्चों को आज इस देश में बात रखने का भी हक नहीं है? क्या उनके साथ अगर कोई अत्याचार होता है, कोई पीड़ा होती है उनकी, तो कहाँ जा कर के रखें? तो ये सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए इस प्लेटफॉर्म के लिए हमने एक सामान्य वर्ग आयोग की मांग इस देश में रखी है, सेंट्रलाइज। अभी तक आपने इसके लिए क्या-क्या किया? हम इस लोगों मांग ने के लिए? हम लोगों ने विभिन्न राज्यों में पहले तो इसकी मांग शुरू की, लेकिन राज्यों में से ज़्यादा हमारी मांग है केंद्र में। हम केंद्र में हम कम से कम अब तक 2 से 2,500 धरने प्रदर्शन इस विषय पर कर चुके हैं देश भर में। जंतर मंतर पर कम से कम 200 250 प्रदर्शन हो चुके हैं, लेकिन सामान्य वर्ग आयोग की बात को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है इस देश में, क्योंकि जातिगत दृष्टिकोण इतना हावी है कि अन्य वर्ग की बातें तुरंत सुन ली जाती हैं। कारण वो हिंसक प्रदर्शन पर उतर आते हैं। हम लोग आज भी देशभक्ति का जामा पहन करके, और वास्तव में हमारे हृदय में ये पीड़ा है कि हमारे देश का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए हम हिंसक प्रदर्शन, रेल रोको, सड़क तोड़ो, ये इस आंदोलन में कूदते नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि एक संवैधानिक तरीके से हमारी बात वहाँ तक पहुँचे। हमने सामाजिक न्याय अधिकारिता में मंत्रालय में सैकड़ों ज्ञापन दिए हैं, कोई सुनवाई नहीं है।
उनके धरना प्रदर्शन भी किया, उनके दरवाजे पर बैठे, थावरचंद गहलोत जी थे तब भी बैठे, उसके बाद भी बैठे, लेकिन कभी भी कोई हमारी सुनवाई नहीं होती है। कारण क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये वर्ग जो इस तरह का वर्ग है कि एक सरकार या एक पार्टी के साथ में देशभक्ति और उसके साथ में खासकर धर्म के साथ में चलने वाला ये वर्ग है, ये कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा। इसलिए इनके साथ में जितना ये लोग शोषण कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। लेकिन जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो तो लगभग उन्हीं सामान्य जातियों से ही ज़्यादा है ना, जैसे कि बीजेपी कहा जाता है ब्राह्मण बंधुओं की पार्टी है, तो वही लोग हैं, तो फिर लागू क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये दूसरा वर्ग जो लोग इससे मैं कहूँ कि सुविधाओं की मलाई चाट रहे हैं, वो लोग इस तरफ को बड़ा अच्छी तरह से देते हैं। बोले तुम ही तो देते हो और तुम ही हमसे ऐसी बातें कर रहे हो। जब भी 10% आरक्षण दिया गया था तो हमसे कहते हैं वो लोग, बोले अब तो तुम्हें मिल गया, हाँ, अब क्या बात है। लेकिन तो आपको पता है कि 10% आरक्षण कुछ नहीं है लॉलीपॉप पॉप के अलावा। और दूसरी बात, जब हमसे वो कहते हैं कि 10% आरक्षण आपको मिल गया, तो हम उनसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि कौन से निकाय चुनाव में हमारा 10% वाला खड़ा हो सकता है? कौन से 131 लोकसभा में और 1260 विधानसभा में खड़ा हो सकता है क्या? यानी कि वो सिर्फ क्या क्या कहते हैं, शिक्षा और रोजगार में आप लोगों को आरक्षण जो मिल गया, जो कि अभी तक उसका सरलीकरण नहीं हुआ है। हमारा ये थोड़ा सा अभी ट्रैक से अलग हो गई बात। नहीं, बिल्कुल ट्रैक से अलग नहीं है। हम यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे को फार्म फीस, हॉस्टल सुविधा, रेल भाड़ा, हमारा बच्चा अगर सामान्य वर्ग का बच्चा जाता है तो रेल भाड़ा 1000 रुपये देगा तो उनके बच्चों को फ्री मिलता है। फार्म फीस में हमारे बच्चा 200 रुपये फार्म फी, तो उनका 600 रुपया हमारा बच्चा देगा, उनका 200 रुपये भी नहीं देता, किसी किसी को फ्री भी मिलता है। रेल भाड़ा दिया जाता है, हॉस्टल में उनको सुविधा मिलती है। तो जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे साथ के कई जो एससी लड़के थे वो सिर्फ इसीलिए रेलवे का भरते थे कि वो पूरा देश घूम सके फ्री में। तो फिर तो वो दुरुपयोग कर रहे हैं और यहाँ उपयोग के लिए नहीं है पैसा। तो जो दलित वर्ग जो है, जो भी है, मैं ये नहीं कहता कि उनका उत्थान ना हो, लेकिन उनके उत्थान के नाम पर हमारे सामान्य वर्ग के बच्चों को पतन तो ना हो। तो इसलिए आप चाहते हैं कि सामान्य वर्ग आयोग हो जिसमें ये मांगे रखी जाए। जी हाँ, सामान्य वर्ग आयोग हो। अन्य आयोग जब हैं तो ये भी आयोग होना चाहिए। अच्छा, बिहार में सवर्ण आयोग है? जी हाँ, बिहार तो में क्या कार्य कर रहा है और क्या करा उसने आज तक? मैं बताता हूँ। 2012-13 में एक आयोग की गठन किया गया था जो साल भर के लिए था और उसमें कोई भी उसको अधिकार प्राप्त नहीं। देखिए, किसी भी आयोग या कमीशन या कहने चाहिए कोई उसका एक बोर्ड गठित करने के बाद में यदि उसे फंडिंग नहीं दी जाती या उसके बजट में कोई लोकेशन नहीं होती है तो उसका कोई भी अर्थ नहीं रह जाता। वो सिर्फ एक आयोग, एक किताबों में, कागजों में बन के रह जाता है। तो आप कह रहे हैं कि जो बिहार में बना उसको कोई अधिकार और फंड नहीं था? जी बिल्कुल, कोई फंड नहीं था और फंड मिलता तो उसका प्रयोग होता। दूसरी बात, एक और बड़ी फिल्म बनाए हमने, जब अभी पीछे आंदोलन किया था तो उसमें उन लोगों ने कहा कि ठीक है, हम किसी एक राजनीतिक व्यक्ति को उसका अध्यक्ष बना देंगे। और वो अब ये जो पार्टी, ये जो सरकार जो सत्ता में है, वह अपने ही किसी व्यक्ति को ले जा करके उस आयोग का अध्यक्ष बना देता तो वो तो वही करेगा। नहीं, तो वो जो तो सत्ता चाहती है। बाकी आयोग के साथ भी अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं, हम ये चाहते हैं उन्हीं की पार्टी की, जो सत्ताधारी पार्टी के लोग ही तो बनते सत्ताधारी हैं। के पार्टी के जो बनते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन लोगों की आज देखिए, उनमें और उनमें में एक फर्क है। वो आज भी अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए सड़कों पे आ जाते हैं। हम लोग तालिबानी हरकतों से बिल्कुल बचते हैं। हम लोग, आपने देखा होगा, आज तक आपने सुना है कि कोई किसी राज्य में कहीं पर सड़क तोड़ आंदोलन हुआ हो, कोई हिंसा हुई हो, कोई आगजनी हुई हो? आज तक बताइए कहीं पर किसी प्रकार का हुआ हो? लेकिन उन्होंने, आप देखिएगा जातिगत कितने आंदोलन होते हैं, हर में हिंसा होती है, हर मांग पूरी कर दी जाती है उन लोगों की। जब यही तरीका चल रहा है तो फिर आपको कब कैसे चलेगा? तो ये तो कोई वो नहीं हुआ। नहीं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो समाज सेवी, जो समाज सेवक हैं, जो वास्तविक इस वर्ग की पीड़ा को जानते हैं, जो समाज में रह करके बात करते हैं, समाज की पीड़ा को जा करके देखते हैं, उन लोगों में से किसी व्यक्ति को आयोग में रखा जाए, चुना जाए। वो भी देखिए, एक आदमी का तो आयोग होगा नहीं, कम से कम 4-5 लोग होंगे। एक सत्ता का आदमी हो, एक न्यायालय से भी हो, कोई चीफ जस्टिस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस वगैरह हो, और कोई एक हमारे सामाजिक लोगों में से कोई व्यक्ति हो। हर राज्य में आयोग बने और हर राज्य में बनने के बाद में केंद्र में भी इसका गठन हो। जिससे केंद्र में गठन नहीं होगा तो फिर राज्य में होने से भी कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि राज्य अपनी मनमानी करते हैं। राज्य, उनको एक अधिकार है
वो अपने हिसाब से किसी भी वर्ग विशेष को सुविधा देने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो उस पिछवाड़ाचार की बात आती है जहाँ संविधान की, वहाँ पर उन लोगों को अधिकार है। तो जब तक केंद्र में एक आयोग नहीं बन जाता, केंद्र, और दूसरी बात बजट अगर कोई होगा तो राज्य इतने बजट जाति लेवल पर नहीं करते जितना केंद्र से जहाँ से पैसा जाएगा। अभी आपने देखा होगा वित्त मंत्रालय ने कितना एक वर्ग विशेष के लिए, मैं नाम बार बार क्यों लूँ उसका, कितना बजट उन लोगों को दिया है। आपको हैरानी होगी जाति विशेष के लिए जितने बजट का प्रावधान है उतने रक्षा और शिक्षा जैसे फील्ड में इतने बजट नहीं है जितने जाति बजट को पास किए जाते हैं, उतना फंड दिया जाता है। हैरान रह जाएंगे आंकड़े देखेंगे तो आप। एजुकेशन में जितना पैसा खर्च नहीं होता जितना जातिगत सशक्तिकरण के लिए पैसा फंडिंग होती है। तो ये सब जितने भी विसंगतियां हैं जातिगत, हम ये चाहते हैं कि जब सबका साथ सबका विकास की बात इस देश में हो ही रही है तो कम से कम इस तरह से भी किया जाए कि एक आयोग हम लोगों को भी दिया जाए जिसमें हम हमारे बच्चे जो पीड़ित युवा हैं, खासकर जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जो अवसादग्रस्त होकर के आत्महत्या तक कर लेते हैं, ऐसे बच्चों को एक बात रखने का। सपोज करो मैं, फिर आप कहेंगे कि टैक्स हट कर बोला, मैं टैक्स हट कर नहीं बोला, दलित एक्ट जैसा प्रावधान है इस देश में। यदि दलित एक्ट में कोई भी बच्चा निर्दोष होकर के फंस जाता है, वो कहाँ जाए, किससे अपनी गुहार लगाए? अगर कोई आयोग होगा तो निश्चित रूप से किसी माध्यम से वो समाज के माध्यम से वहाँ तक पहुँचेगा। अब आप महिला आयोग की कोई बात होती है तो क्या होता है, महिला आयोग संज्ञान लेता है कि नहीं लेता है? महिला के साथ अत्याचार होता है तो महिला आयोग संज्ञान लेता है कि नहीं लेता? तो फिर जब सवर्ण आयोग होगा या जनरल कास्ट कमीशन कोई होगा तो उसमें किसी के साथ में होनी अनहोनी त्रासदी वगैरह होती है तो वो भी संज्ञान में लिया जाएगा। आपको लगता है कि आपकी मांग पूरी हो पाएगी? बिल्कुल होगी। कब तक होगी? देखिए आज नहीं तो कल जरूर होगी। कारण क्या है कि यह वर्ग निश्चित रूप से अनुशासित वर्ग है, इसमें कोई दो राय नहीं है, देशभक्त वर्ग है, लेकिन किसी भी एक त्रासदी की एक हद होती है, किसी भी मांग की, या अगर मैं कहूँ किसी अधिकार के मांगने की एक हद होती है। जब अगर यह मांग पूरी नहीं होगी तो निश्चित रूप से जब सड़कों पर उतरेगा, या फिर दूसरा तरीका सड़कों पर से उतरने का अलावा दूसरा तरीका यह है कि जो पार्टी या वोट की चोट तो अगर वोट की चोट होगी तो वोट की चोट तो मुझे नहीं लगता ये वर्ग दे पाएगा, क्योंकि चेक कर लिया गया है कि मुंह में हाथ डाल दो तब भी काटता नहीं है। नहीं, देखिए एक आता है, एक फेस जरूर ऐसा आता है कि जब हद हो जाती है किसी चीज़ की तो निश्चित रूप से फिर वो मांग जो है जोर पकड़ती है और निश्चित रूप से मांग जरूर उठेगी। मुझे पूरा भरोसा है कि इस देश की सरकारें इस बात को सुनेंगी, क्योंकि अभी हमने इसका एक उदाहरण हम आपको देते हैं। यूपी पुलिस भर्ती में 62,000 पुलिस भर्तियाँ अभी उत्तर प्रदेश में निकली थी। हम लोगों ने यह मांग पुरजोर तरीके से उठाई और वो मांग मानी गई, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक हमारी बात पहुंची और उन्होंने 3 साल का रिलैक्सेशन हमारी उसको दिया। दूसरा हम बता दें, उससे पहले भी केंद्र में भी यूपीएससी में एज कम कर दी गई थी, उस समय भी हमने आंदोलन किया था और नीति आयोग का घेराव तक किया था। उस समय उसमें आयु जो आय थी वो बढ़ा दी गई थी, कम कर दी गई आयु सॉरी उम्र। तो वो जो है ऐसा नहीं है कि सुनाई नहीं होती, सुनवाई होती है, लेकिन जब कहने वाली बात है, आप वाली बात है कि वोट की चोट या फिर प्रदर्शन या फिर आवाज़ सुनाने का कोई तो लोकतंत्र में ऐसा तरीका होगा। अब वो तरीके चले गए सुशील जी, जहाँ पर गए भूख हड़ताल पर बैठ गए। हमारे एक साथी जो है एक कम से कम 3-4 महीने से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और उनका कोई भी कहीं पर भी सुनवाई नहीं। कारण क्योंकि भूख हड़ताल या किस विषय पर? वो जातिगत आरक्षण के खिलाफ बैठे हुए हैं। वो कहते हैं कि जातिगत आरक्षण न हो करके और ये आर्थिक आधार पर भी नहीं, वो तो उनकी मांग तो स्पष्ट ये है कि देश में आरक्षण नाम की कोई चीज़ होनी ही नहीं चाहिए, संरक्षण दिया जाए। आरक्षण नहीं अमीरों को, संरक्षण सभी गरीबों को, ये हमारा नारा है। तो हम भी लोग ये कहते हैं कि जिसको अब उसके पीछे लोग तर्क देते हैं कि पहले जातिवाद हटाओ तब जाकर आरक्षण हटेगा। हम लोग कहते हैं कि पहले आरक्षण हटा दो, जातिवाद अपने आप हट जाए। और जितना जातिवाद अब रह भी नहीं गया, कहाँ है? शहरों में कोई जानता है मैं किस जाति
गाँवों में भी वैसा गाँव में भी जातिवाद बहुत नहीं कम जातिवाद अब है। उस उतना तरह से नहीं है। उतना जातिवाद है कि वो एक यह कह सकते हैं कि अपनी बहन बेटी की शादी अपनी जाति में कर लेते हैं। ये तो एक निजी वो हो गया निजी पर मामला है। वैसे कि उसको दूर बिठाना, बात नहीं करना, जी नहीं, ऐसा छुआ-छूत, ये कुछ सब नहीं। अब नहीं। मैं खुद गाँव में रहने वाला हूँ। हाँ, मैं लगातार गाँव जाता हूँ, लगातार गाँव में रहता हूँ और लंबे समय तक रहता हूँ। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई तो दूर फिर हटा। सरकारी नौकरियां हैं, स्कूल में वहाँ पर सब एक साथ ही हैं, टीचर वगैरह, तो कैसे करेंगे आज के और समय तो हो गाँव नहीं में सकता। भी इतनी जागृति आ चुकी है, लोग पढ़े लिखे हैं, वो लोग बाहर निकलते हैं, सब देखते हैं। और दूसरी बात, इन लोगों के अब तो ऐसे प्रावधान हो गए कि जातिगत जो आरक्षण है, जो निकाय चुनावों में भी है, वहाँ पे चुनावों में भी है, तो उन लोगों के खुद के जो है प्रतिनिधि अब समाज में मौजूद है इस बात की जागृति के लिए। किसी के साथ अत्याचार न हो, किसी के साथ इस तरह की छुआछूत न हो, तो वो लोग इस बात की जागृति फैला रहे हैं। तो क्या जरूरत है फिर अन्य चीज़ों की? लेकिन ये लोग जो है तुष्टीकरण की जो राजनीति है ना, वो इतनी हावी है कि उनको वर्ग विशेष किसी भी तरह हाँ, से। तो पहले मुस्लिम तुष्टीकरण था, अब जातिगत जी तुष्टीकरण हाँ, हो गया इस पहले वो गवर्नमेंट वाला तुष्टीकरण अब हल्का पड़ गया। कम अब हो इस गया। तुष्टीकरण के तहत इन लोगों ने कांग्रेस के टाइम में जो हालात मुस्लिम तुष्टीकरण था, अब हालात जातिगत तुष्टीकरण हो हालात गया। ये इतने हैं जी कि अब इन लोगों को कोई और नहीं मुद्दे मिलते, तो एक बड़ा आसान सा मुद्दा इन्होंने ढूंढ लिया है, किसी महापुरुष के नाम पे लड़ा देना। तो जिस जाति का महापुरुष है, उसकी मूर्ति की स्थापना कहीं करा दी, उसमें जा करके ये वर्सेज ये जाति वर्सेज ये, इस तरह से उनको जो है लड़ाना और जातिगत तुष्टीकरण बैठाना। जी, ये देश तो में जातिगत तुष्टीकरण का आलम है। तो हम लोगों की एक सबसे बड़ी मांग है कि हमारे वर्ग को, विशेष वर्ग को एक आयोग दिया जाए, और केंद्र में और राज्यों में दोनों। जी, तो चर्चा को समाप्त करते हैं और समझ में आ गया होगा लोगों को। बिल्कुल, बहुत-बहुत मैं चाहूँगा कि दर्शक इसको समझें और हमारी मांग को, जो भी मेरी इसका बात को समर्थन सुन रहे हैं, इसका समर्थन करें। बहुत बहुत